कि उस टाइम हमारे देश के पास क्या था और उन्होंने कितना स्टैंड किया और कितना लोगों को मजबूत किया। और एक ये प्रधानमंत्री हैं जिनको बसा बसाया घर मिल गया और इस घर को बेच रहे हैं। जो घर के बर्तन बेचे, जो घर की सारी मलकीत बेचे, उसका क्या मुकाबला खुद सोच सकते हैं भाइयों। इस जितना नालायक प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया और उम्मीद है कि आएगा भी नहीं। से किसान की मजबूरी है जो 10 महीने से यहाँ बैठा है, चाहे वो भूखा हो या प्यासा हो, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये तब भी झेलेगा चाहे उसको 24 तक बैठना पड़े, क्योंकि सरकार की गारंटी 24 तक की है। उसके बाद आगे की गारंटी ऊपर वाला या जनता चाहेगी, जो होगा वैसे होगा। अंदर किसान और बॉर्डर पर जवान जब तक मजबूत रहेगा तब तक ये देश मजबूत रहेगा, और जब इन दोनों को कमज़ोर किया जाएगा, वो राजनीतिक कारणों या किसी कारणों से, तो ये देश की खुशहाली और इसकी जो सम्मानता है वो आने वाले समय में समाप्त होती चली जाएगी। आपको 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये किलो से नीचे नहीं मिलता है आलू, जबकि एक फार्मर जो है वो 2 से 3 रुपये किलो ही उसको दाम मिल रहा है। कि आलू का जो चिप्स बनता है, ठीक है, एक आलू का जो चिप्स बन के एक आलू की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 पैसे होगी, और उसी एक आलू से जो चिप्स बनाया जाता है वो कम से कम 10 से 15 रुपये का वो पैकेट बेचा जाता है। 1906 में एक गोरों की जब ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी तो तब आंदोलन चला था। उस टाइम आबादकारी बिल वो लेके आई थी, तो तब आंदोलन 9 महीने चला था। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने वो लहर चलाई थी, आंदोलन इतना हुआ वो 9 महीने चला। वो सरकार भी मान गई थी, 9 महीने बाद उन्होंने बिल वापस लिए। किसानों के धरना स्थल पर शेल्टर हाउस में हम जो है पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर जो कुछ लोग हैं, भारतीय सिख संगठन के लोग हैं, किसान भाई हैं, तो इनसे कुछ जानेंगे, इनसे कुछ वार्ता करेंगे किस तरीके से जो आंदोलन है वो चल रहा है और आगे कब तक चलने वाला है। 10 महीने अब तक हो चुके हैं, लेकिन ना सरकार टस से मस हुई है और ना किसान धरना स्थल को छोड़ने को तैयार हैं। 10 महीने से ऊपर हो चुके हैं धरना स्थल पर बैठे हुए। इतना लंबा आंदोलन अब तक जो है नहीं देखा गया है कि इतने लंबे समय तक चले और जो पीड़ित हैं उनकी बात ना मानी जाए। क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हमारी बात जन जन तक पहुँचाई जाए, जिससे 10 महीने से जो किसान यहाँ बैठा हुआ है इसकी आवाज़ पहुँचे और ये गूंगी बहरी जो सरकार है उसके कान खुले। आपका बहुत धन्यवाद। मैं आपको वो भी जवाब देता हूँ। अभी आपने भाई साहब से पूछा था कि पहला प्रधानमंत्री और शास्त्री जी में क्या फ़र्क है। एक बहुत सीधी सी बात है कि हम अपने घर का, हम अपना जो हमारी ख़ानदानी ज़मीन जायदाद है उसके चौकीदार होते हैं। अगर हम अपनी सही सलामत जो जायदाद होती है अपने बच्चे को सौंप जाएं तो हम सच्चे भक्त, सच्चे और इससे अच्छे सियाने इंसान नहीं होते। इसी तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम हमने देखा है कि उस टाइम हमारे देश के पास क्या था और उन्होंने कितना स्टैंड किया और कितना लोगों को मजबूत किया। और एक ये प्रधानमंत्री हैं जिनको बसा बसाया घर मिल गया और इस घर को बेच रहे हैं। जो घर के बर्तन बेचे, जो घर की सारी मलकीत बेचे, उसका क्या मुकाबला खुद सोच सकते हैं भाइयों। इस जितना नालायक प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया और उम्मीद है कि आएगा भी नहीं। आगे आपने कहा 10 महीने से बैठे हुए हैं, अब मजबूरी में बैठे हैं, लेकिन हम उस एरिया से हैं, हम उस देश के हैं कि हम मिट सकते हैं, लेकिन अपने कौम का, देश का नुकसान नहीं होने देंगे। 10 महीने से इस गूंगी बहरी सरकार को इतने किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुका है। इन्होंने एक बार भी उसका अफसोस नहीं किसी से किया। और मैं आपके माध्यम से आपके सारे ही सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो किसान विरोधी काले कानून हैं, ये किसानों के खिलाफ तो हैं भाइयों, ये हर उस इंसान के खिलाफ हैं जो रोटी से जुड़ा हुआ है। महंगाई आप देख ही रहे हैं कहाँ की कहाँ जा पहुंची है। पहले हमारा कानून था सरकार का कि किसी लिमिट तक हम स्टॉक कर सकते थे, और जब से ये काले कानून आए अभी लागू नहीं हुए, आप देख रहे हैं कि सरसों का तेल कहाँ पहुंच चुका है। सेब की क्या हालात है, वहाँ से 16 रुपये खरीद करके यहाँ अडानी अंबानी के गोदामों में
मॉलों में 269 रुपये किलो तक बिक रहा है। गोभी का फूल यहाँ पर हमने 600 रुपये किलो, यहाँ उसको हाईलाइट भी किया था, उनको पैक करके 600 रुपये किलो बेचा गया था। 6 साल पहले सरसों का तेल शायद 1 साल पहले 105 रुपये कुछ ऐसे होता है, कुछ टाइम ऐसा होता है कि कोई फसल है, क्योंकि किसानी एक ऐसा जुआ है कि राम के हाथ में है। कोई भी फसल का नुकसान हो जाए, परमात्मा की मार पड़ जाए तो महंगाई आ जाती है। लेकिन इस साल बहुत बम्पर सरसों थी, लेकिन इस व्यापारी ने सारी खरीद के अडानी ने अपने गोदामों में भर लिया और ये सरसों का तेल तेज हुआ है। ये उस टाइम 105 हुआ था तो हमारी सरसों की फसल बहुत ख़त्म हो गई थी। स्टोर करके रख रहे हैं, इसीलिए महंगाई आ रही है और इसी का ही डर है कि जब इन 2 आदमियों के हाथ में या कारपोरेट के घरानों के हाथ में ये सारा अनाज आ जाएगा तो हमारी भूख के हिसाब से वो बाहर निकालेंगे और यह इतनी बहुत ज़्यादा महंगाई आ जाएगी। के हिसाब से भाव लगाएगा। हाँ, भूख के हिसाब से आपको भाव लगेगा भाई साहब। ये जब से हमारी भूख लगेगी वैसे वैसा रेट महंगा होता जाएगा। अभी आपने देखा होगा, अगर भारत बंद किया था तो पंजाब के अंदर जितनी भी ट्रेन थी, जो कुछ भी था, वहाँ लंगर की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये एक पंजाब की देन है। पंजाब में ये एक खूबसूरती है पंजाब की। लेकिन गुजरात जैसे देश में, सबको तो बुरा नहीं कहता, लेकिन एक व्यापारी मुल्क है, व्यापारी हमारा वो स्टेट है, वहाँ आज तक गुजरात में जब भी हमारे देश में गुलाम हुआ, चाहे मुसलमान का हुआ, चाहे अंग्रेज का हुआ, चाहे किसी का भी गुलाम हुआ, उसमें सबसे बड़ा हाथ गुजरात का रहा। वही कंडीशन आज आ चुकी है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, इसी तरीके से यह 2 आदमियों को, अडानी और अंबानी को यहाँ पर लाए हैं और सारा देश उनके पास गिरवी रख रहे हैं। हम मानते हैं कारपोरेट गिराने के बगैर देश नहीं चल सकता, लेकिन हमारी सरकार उनके गुलाम हो जाए ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा और वही हो रहा। भारतीय सिख संगठन के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत करता हूँ। मैं जी जसवीर सिंह विर्क, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सिख संगठन। आज हम लोग सुबह रुद्रपुर से चले थे। हमारा जो उपलक्ष्य है आज का 2 अक्टूबर का, ये शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने एक नारा दिया था जय जवान और जय किसान का। आज किसान 10 महीने से ऊपर हो गया है यहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ भी किसी राजनीतिक पार्टी या किसी प्रधानमंत्री ने या किसी गृह मंत्री ने इतने दिन तक किसी किसान को जो है इतनी धूप में, ठंड में, गर्मी में, बरसात में किसी को इतनी देर तक तपाया हो। लाखों के हिसाब से किसान 26 नवंबर से यहाँ पर बैठे हुए हैं और 26 नवंबर के बाद आज 10 महीने के बाद 5 दिन ऊपर हो गए हैं। अभी तक बात फिर वहीं की वहीं है कि आप अपनी मांगे जो है एक एक करके बताइए। ये 12 जनवरी को इनकी आखिरी बातचीत जो है किसानों के साथ हुई थी और हर बार में एक एक पॉइंट पे अलग अलग डिस्कशन हुआ था। आज फिर उसी बात पे कहते हैं जी आप आइए हमारे साथ एक एक पॉइंट पे जो बैठ के बात करिए। लेकिन किसान ये कहते हैं भी ठीक, हम एक पॉइंट पे बात करने को तैयार हैं, आप इसको जो है लाइव चलाइए, लोगों को, जनता को पता चले, किसानों को जो उपभोक्ता हैं उनको पता चले भी अंदर बातचीत होती क्या है। हम एक ही बात को बार बार कितनी बार रिपीट करें। आप ही लोग कह चुके हैं कि जितने पॉइंट हैं इनमें करीब 90% सब बदलने के लायक हैं, 10% बाकी है। तो ये 90% हम बदल देते हैं, 10% रहने दो। किसानों का ये कहना है कि आपको अगर बदलना है तो पूरे के पूरे बिल एक बार वापस लो और वापस लेने के बाद आप किसानों के साथ बैठिए, आप अपना बैठिए, सरकार बैठे, कुछ किसान बैठे, जथेबंदियाँ, तो इनको बैठ के किसानों के हित का जो है नया कानून बनाइए, हम उसको लागू करवाने को तैयार हैं। MSP की बात रही, MSP प्रधानमंत्री जी कहते हैं कल भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। है तो हमें मालूम है MSP है, लेकिन आज 1975 की MSP है। हर किसान जानता है भी जो कांटे पे भी बेचता है, सरकारी कांटे पे जो बेचता है, 6% है लोग जो बेचते हैं, 6% है खाली जो बेच पाते हैं वहाँ पर भी। वो भी 1975 में अगर 100, 125, 150, 80, 85 कुछ ना कुछ सरकारी तंत्र को देते हैं तब उनका धान तुलता है। नहीं तो आम तौर पे 6% छोड़ के जो 94% किसान है, सभी की लूट मची हुई है। 1975 वाला गेहूँ या धान 1200 में, 1300 में, 1000 में, 1100 में मंडी में बिकता है। तो जब किसान की लागत नहीं आएगी तो किसान मरने की कगार पे पहुंच गया है। ये लड़ाई इसीलिए लंबी हो रही है, अभी किसान को ये दिखाई दे रहा है कि अगर ये तीनों कानून वापस ना हुए और MSP की गारंटी ना मिली
तो कल को हमारे बच्चे पालने तो बहुत दूर की बात है, भूखे बच्चे मर जाएंगे, शादी ब्याह तो नहीं कर पाएंगे हम, ये सब किसान जानते हैं। इसकी वजह से किसान की मजबूरी है जो 10 महीने से यहाँ बैठा है, चाहे वो भूखा हो या प्यासा हो, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये तब भी झेलेगा चाहे उसको 24 तक बैठना पड़े, क्योंकि सरकार की गारंटी 24 तक की है। उसके बाद आगे की गारंटी ऊपर वाला या जनता चाहेगी, जो होगा वैसे होगा। हमारा ये मानना है कि अगर ये पश्चिमी बंगाल में इनका सूपड़ा साफ हो सकता है तो 24 आते आते अभी ये थोड़े 3 महीने बाद सबसे बड़ा राज्य हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसके भी चुनाव हैं। उस चुनाव में अगर बंगाल वाला कहीं रिपीट हो गया तो दिल्ली का जो सरकार का रास्ता वो हमेशा से उत्तर प्रदेश से होके आया है। जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में होती है वही पार्टी की सरकार जो है सेंटर में बनती है। अगर 22 में बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश से बाहर हो गई तो 24 में तय है भी ये सरकार को जाना है। जो नई सरकार आएगी तब हमारी बात सुनेगी। जो जितने अपोजिशन में इस समय बाकी पार्टियां हैं वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के कहते हैं भी हम आपके साथ हैं। उनका भी पता चल जाएगा 24 के बाद दूसरी सरकार आती है वो कितना आश्वासन जो आज दे रहे हैं उसको कितना वो बिलों को मानती है कि निरस्त करती है, नए बिल बनाती, क्या करती है, ये बात की बात है। आज किसान इस लड़ाई को लड़ने के लिए मजबूर है। आज किसानों ने 2 अक्टूबर का दिन इसलिए चुना था कि जय जवान जय किसान का जो नारा शास्त्री जी ने दिया था उसको कृतार्थ करने के लिए आज हज़ारों की संख्या में रुद्रपुर से चल के बिलासपुर से होते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। एक वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ये नारा दिया था भी किसान भूखा नहीं मरना चाहिए और आप अपना अनाज पैदा करिए, जो भूखे मर रहे हैं उनको पेट भर खाना मिलेगा। उन दिनों में पेट भर खाना भी नहीं मिलता जब शास्त्री जी थे, बाहर से गेहूँ मंगवाना पड़ता था। आज किसान ने इतना गेहूँ पैदा इतना अनाज पैदा कर दिया है कि इनको अब बातें आने लगी हैं, इसलिए ये किसान की बात नहीं सुन रहे हैं। तो हम ये प्रयास करेंगे कि जितने हमारे आज यहाँ पदाधिकारी या जितने किसान यहाँ पे बैठे हैं, हज़ारों के हिसाब से किसान हैं, आज इतनी जथेबंदियां हैं, इसीलिए किसी जथेबंदी का अपना अपना नाम नहीं, इसको संयुक्त मोर्चे का नाम दिया गया है। कोई भी आता, आज हम भी आए हैं, हम तो संयुक्त मोर्चे के बैनर के नीचे आए हैं और संयुक्त मोर्चे की लड़ाई लड़ेंगे। और हमें उम्मीद है कि अगर इसी तरह किसान डट के लड़ता रहा तो एक दिन ज़रूर आएगा, चाहे देर या सवेर, इस सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे, इन बिलों को वापस लेना पड़ेगा, MSP की गारंटी देनी पड़ेगी। लाल बहादुर शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री रहे देश के, जी, वर्तमान में भी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी। क्या कुछ अंतर जो है देखते हैं? अंतर इसका अगर किसी अनजान आदमी से भी पूछेंगे तो बहुत अंतर स्पष्ट कर देंगे। ये कोई टेढ़ा सवाल नहीं है हमारे लिए, बड़े लिखे बंदे के लिए। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे समय जब देश जंगों युद्धों में लगा था, क्योंकि पाकिस्तान से और चाइना से युद्ध हुआ, लगभग वो समकालीन उनका उन्हीं के समय के आसपास की बात है, क्योंकि पाकिस्तान की जंग तो उन्होंने सामने दी जब ये नारा दिया जय जवान जय किसान का। और उस समय हमारे देश में अन्न की उपज बहुत कम थी, तो हमारे पास जो था, जो हमारे खाने लायक हमारी देश की जनता के लिए अन्न था, वो भी पूर्ण नहीं था। हमें काला और लाल गेहूं अमेरिका से बड़े एक खैरात के तौर पर मिलता था, जिसका एक बहुत बड़ा एहसान था हमारे ऊपर। और फिर हमारे शास्त्री जी को ये भी कहना पड़ा कि हमें सप्ताह में एक दिन जो है वो व्रत रखना चाहिए। अगर आप कभी देखेंगे इतिहास तो वो इसीलिए था कि हमारे पास खाने लिए सफिशिएंट जो था वो अन्न नहीं था, हमारे पास भंडार नहीं थे। आज मैंने देखा कुछ किसान भाई बता रहे थे कि आज उपवास रखा गया है। हाँ, ये उपवास तो और उनकी याद में या और किन्हीं कारणों से वो उपवास मजबूरी का था, हमारे पास अन्न नहीं था। अब देखिए जय जवान और जय किसान कैसे होता है, तो उन्होंने जवान की अहमियत को समझा कि अगर देश की बाहर नई आज़ादी है और अगर जो दुश्मन देश अपने जो विस्तारवादी नीतियों वाले हैं वो हमारे देश पर आक्रमण करते हैं तो वहाँ जवान की ज़रूरत है, और अंदर अगर अन्न नहीं है उसे उगाना है तो वहाँ किसान की ज़रूरत है। तो उन्होंने इन दोनों की अहमियत को समझा और समझकर उन्होंने ये नारा दिया। और किसान की उस समय इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी कि पैदावार लेकिन देखा जा रहा है कि किसानों को रोकने के लिए जवानों का ही इस्तेमाल कर रही है। नहीं, वो तो एक मजबूरी है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे परिवारों से हैं। क्योंकि जो जवान हैं मोस्टली वो मुझे लगता है 60-70% हमारे किसान परिवार से ही होगा और इससे ज़्यादा ही परसेंटेज होगा। तो ये वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन ये सरकार की जो संवेदनहीनता है जो हमारे भाइयों को हमारे सामने खड़ा कर रही है। और ये जो प्रधानमंत्री आपने पूछा, इनके बारे में भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा। इनकी बिल्कुल संवेदन जो शीलता है वो बिल्कुल मरी हुई है। 700 किसान के लगभग यहाँ पर सिर्फ इस आंदोलन के पीछे, इन्हीं 3 कानूनों को वापस कराने के पीछे यहाँ अपनी जान गंवा चुका है। तो एक भी संवेदना भरा शब्द
नहीं आया है। ये गुलाम नबी जो आज़ाद जी हैं वो रिटायर होते हैं तो बड़े बड़े आंसू बहाए जाते हैं, जैसे गुलाम नबी आज़ाद जी कहीं रिटायर नहीं होकर देश की छोड़ के जा रहे हों, और वो भी राजनीतिक आंसू ज़्यादा मैं कह सकता हूँ। और देश का 700 किसान उनकी कमियों से, उनकी गलतियों से, उनकी हठ धर्मिता के कारण अपनी जान गंवा चुका है यहाँ बैठा बॉर्डर पर। उनके लिए एक शब्द नहीं। तो ये प्रधानमंत्री संवेदनहीन है और वो प्रधानमंत्री संवेदनशील थे। उनके अंदर एक हृदय धड़कता था, इनका हृदय नहीं है। ये शुरू से इन्होंने अपने परिवार के लिए भी ऐसे कार्य किए कि वहाँ भी संवेदनहीनता दिखाई, घर छोड़ के चले गए। पत्नी को, ताजी शादी हुई को, अपने नवविवाहिता पत्नी को छोड़ के चले गए, वो भी इनकी संवेदनहीनता थी। तो इनके पर तो हम एक पूरा लेख लिख सकते हैं कि इनकी संवेदनहीनता। आज तक अगर भाइयों से नहीं मिलते, माता के साथ इसलिए जाते हैं मिलने के लिए, वो दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा माता का जो है वो भगत हुई है, मैं माता को बहुत अच्छा मानता हूँ। भाइयों के पास क्यों नहीं जाते? कभी किसी भाई के यहाँ गए क्यों नहीं कैमरे पर? परिवार के और लोग क्यों नहीं? तो ये चीज़ें हैं। ये संवेदनहीन प्रधानमंत्री हैं, इनका मुकाबला नहीं वहाँ कहीं भी। और उन्होंने जो है इस देश को, किसान को जो है वो जय जवान जय किसान का नारा दिया। किसान उस समय अगर 8 कुंटल या 10 कुंटल एकड़ की गेहूँ निकालता था, आज 25 से 30 कुंटल गेहूँ निकालता। वही अन्न जो उस समय उपवास रखना पड़ता था, आज मारे मारे फिर रहा है। इस सरकार के पास खरीदने के लिए पैसा या रखने के लिए जगह नहीं है। और ये किसान की कहीं मेहनत है। आज हमारे बॉर्डर सुरक्षित हैं तो ये जवान की कहीं मेहनत है। अगर बांग्लादेश बनाया है तो हमारे जवानों ने बनाया है। तो जवान और किसान हमारा इस देश का जो है वो हमेशा शान रही है और आने वाले समय में रहेगी। अंदर किसान और बॉर्डर पर जवान जब तक मजबूत रहेगा तब तक ये देश मजबूत रहेगा। और जब इन दोनों को कमज़ोर किया जाएगा, वो राजनीतिक कारणों या किसी कारणों से, तो ये देश की खुशहाली और इसकी जो सम्मानता है वो आने वाले समय में समाप्त होती चली जाएगी। धरना स्थल पर काफ़ी समय से विभिन्न जगहों से आए कई संगठन के किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं। अब तक कुछ शहीद भी हो गए हैं इस धरना स्थल पर? करीबन जहाँ तक मेरी याददाश्त है और जो हमारे जो बॉर्डर हैं उन पे अब तक करीबन 700 प्लस जो है फार्मर्स जो है वो शहीद हो चुके हैं। बॉर्डर पर नहीं, मैं एक धरना स्थल जब से ये स्टार्ट हुआ है 10 महीने से ऊपर जा चुका है समय, तो अब तक जो है अब तक करीबन 700 प्लस शहीद हो चुके हैं किसान। हाँ जी। तो उनके परिवार को किस तरीके की संवेदनाएं मिल रही हैं? देखो, उनके परिवार को संवेदनाएं जो मिल रही हैं वो आप भली भांति जानते हो, लेकिन ये बड़ी नामोशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री ने या हमारे गृह मंत्री ने 2 शब्द भी जो है नहीं बोले कि ये जो किसान जो यहाँ बॉर्डरों पे बैठ के जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनके प्रति संवेदनशील होते तो वो कुछ बता पाते। और इसी कड़ी को अगर मैं जोड़ूं तो जो 3 कानून हैं, 3 कानून में अगर मैं एक कानून की बात करूं कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर में आता है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है उसमें जो गन्ना उत्पादक हैं, गन्ना उत्पादक भी कोऑपरेटिव सेक्टर में ही आता है, क्योंकि गन्ने की बुआई होती है, मिलों ने ख़रीदना होता है और वो एक वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम इस गन्ने को इस रेट पे लेंगे। और आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 4 सालों में गन्ने का रेट किसी ने नहीं बढ़ाया। और अभी जो है ताज़ा स्थिति ये है कि इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन जो है सिर पे है, इलेक्शन 3 महीने के बाद है या 4 महीने के बाद है। तो अभी इनको ऐसा लगा कि कहीं फार्मर जो है वो इधर उधर ना जाए तो उनका रेट बढ़ाया जाए। और अभी इसी समय जो है पंजाब गवर्नमेंट ने जो है रेट बढ़ाया और उसको रेट को किया उन्होंने 360 रुपये। और उसके तुरंत बाद जो है हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने 2 रुपये रेट बढ़ाया। और हमारे योगी जी जो यूपी की सरकार में आते हैं उन्होंने 25 रुपये बढ़ाया 4 साल के बाद। और ये 4 सालों में जो लागत बढ़ी है वो आप भली भांति जानते हैं कि खाद के रेट कैसे बढ़े हैं, डीजल के रेट कैसे बढ़े हैं, पेट्रोल के रेट कैसे बढ़े हैं। आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, गेहूँ की फसल साल में एक बार आती है। गेहूँ का रेट जो इन्होंने बढ़ाया है
वो मात्र 40 पैसे किलो बढ़ाया। और इनका जो डीज़ल है, डीज़ल का रेट करीबन 25-30 पैसे एक दिन में बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं, उपयोग की जो वस्तु है वो कौन सी है? उपयोग की वस्तु जो है वो दोनों ही उपयोग की वस्तुएं हैं कि जो अनाज है, अनाज हर आदमी को चाहिए, और डीज़ल पेट्रोल जो है वो फसल को उगाने के लिए चाहिए, और जब उसकी लागत फर्स्ट प्रायोरिटी कहीं ना कहीं वो अन्न है। बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो अन्न है। और ये तो मैंने आपको उदाहरण दिया कि कोऑपरेटिव सेक्टर का, और इसी से जुड़ता हुआ दूसरा उदाहरण आप ले लो आलू का। आलू भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आता है, और आलू के भाव जो है 2 रुपये किलो से 3 रुपये किलो जो है फार्मर बेच के जाता है मंडी में, और वही आलू 2 से 3 रुपए किलो। यस, 2 से 3 रुपये किलो। लेकिन मैं जैसे बाज़ार में बस्ता लेके निकलता हूँ झोला लेके ख़रीदने के लिए, तो 20 रुपए किलो। आपको 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये किलो से नीचे नहीं मिलता है आलू, जबकि एक फार्मर जो है वो 2 से 3 रुपये किलो ही उसको दाम मिल रहा है। 3 और 20 में 17 का जो 17 खेल है वो कितने लोगों का हिस्सा है? वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लोगों का हिस्सा है। और इसी में अगर मैं आलू में चला जाऊं तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, वो कौन सी सीढ़ी है? देखो 2 से 3 जो बड़े बड़े घराने हैं वो हैं इसमें। जैसे कि आलू का जो चिप्स बनता है, ठीक है, एक आलू का जो चिप्स बन के, एक आलू की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 पैसे होगी, और उसी एक आलू से जो चिप्स बनाया जाता है वो कम से कम 10 से 15 रुपए का वो पैकेट बेचा जाता है। 15 रुपये में मैंने भी खाया चिप्स का पैकेट, 40 ग्राम उसमें देखता हूँ, और 15 रुपये उसकी MRP। हाँ जी, बिल्कुल। तो 2 से 3 रुपए किलो आलू जो है आपके यहाँ। और आप ये इमेजिन करो कि एक आलू से जो चिप्स बनाया जाता है वो घराना जो है कितना पैसा उस पर भर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पैकिंग हो रही है और चिप्स बनाया जा रहा है। और आपने ये भी सुना होगा कि लोगों को ये, हमारे मंत्रियों ने ये बताया कि आप चिप्स की फैक्ट्री क्यों नहीं लगा लेते। भाई, अगर मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन है तो आप खुद जानते हो कि मैं 10 एकड़ में खेती बड़ी मुश्किल से कर रहा हूँ, और मैं चिप्स की क्या फैक्ट्री लगा पाऊँगा? कल को हो सकता है मेरे को ये बोला जाए कि आप चीनी बनाने के लिए फैक्ट्री लगा लो। क्या ये संभव है? ये तो संभव नहीं है। तो ये उपहास है या एक समाधान का विकल्प है आपके? नहीं, ये समाधान का विकल्प नहीं है। ये बिना सोचे समझे जो है चीज़ों को बताया जाता है कि आप इस तरीके से कर लो। ये बिना सोचे समझे ही ये चीज़ें लागू की जाती हैं कि आप ऐसे कर लो। वहाँ एसी रूम में बैठ के जो इनकी पॉलिसियाँ बनती हैं और वो पॉलिसियाँ आगे थोप दी जाती हैं कि किसान हमारा ये करेगा तो जिससे कि उसको इतना बेनिफिट होगा। इन्होंने ये नारा दिया था आज से करीबन 4 साल या 5 साल पहले कि किसानों की आमदनी हम लोग दुगनी करेंगे, और आज की डेट में पीछे 4 साल चले जाओ और आज की आमदनी देख लो तो मेरे ख्याल कोई भी फार्मर आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो आपको ये बोल दे कि दुगनी तो छोड़ो कि उसकी आमदनी 1 रुपया 1 पैसा हुई हो। 1 रुपये में 98 पैसे हो सकती है, 97 पैसे हो सकती है, 90 पैसे हो सकती है, लेकिन 1 रुपया 1 पैसा किसी की नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? मैं पहले आपको बता चुका हूँ। खाद के रेट बढ़ गए, डीजल के रेट बढ़ गए, जो उसकी इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है, और इनपुट कॉस्ट जब बढ़ जाएगी तो उसका जो है आउटपुट तो उतना नहीं आ पाएगा। तो ये आप भली भांति इस चीज़ को जानते हो। और मैं ये आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कुछ जगह हैं जो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में आती थी और अब तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे कि खेमकरन है, भिक्कीविंड है, पट्टी है। ये लाहौर डिस्ट्रिक्ट में आती थी पहले, और यहाँ पर जो पंचायतें होती थी, जो पंच होते थे और जो वहाँ पर काम करते थे, अगर किसी को काम पसंद नहीं आता था तो वहाँ के लोग क्या करते थे कि उनको बदल देते थे, और उनको बदलने के साथ साथ क्या करते थे
कि जो जिस बर्तन में खाना बनाया जाता है वो भी बदल देते थे, थाली भी बदल देते थे, चम्मच भी बदल देते थे, कड़छियाँ भी बदल देते थे। कहीं ऐसा ना हो कि देश के जो किसान हैं और जो मज़दूर हैं ये सभी ये सोच लें कि हमको इनके भी थालियाँ, कड़छी, चम्मच और जो बर्तन बनाने वाला है वो बदल दें। और ये हो सकता है कि आने वाले समय में ये इनको फेस करना पड़े। मैं अखिल भारतीय किसान सभा किच्छा से डिस्ट्रिक्ट उधम संघ अध्यक्ष हूँ। आज जत्थे के साथ हम अपने सभी साथियों के संयुक्त किसान मोर्चा जो आज लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाने के लिए जो उसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, एक वो प्रधानमंत्री थे देश को अन्न खिलाने के लिए, उन्होंने पूरे देश को एक टाइम का खाना खाने को बोला था। और आज के जो प्रधानमंत्री जो मोदी जी है, इन्होंने भूखे मारने के लिए भी एक दिन का खाना भी नसीब नहीं होगा आगे। जैसे ये 3 काले कानून की बात करते हैं, अगर 3 काले कानून फ़ायदे में होते तो आज हिमाचल में किसानों की बुरी हालत ना होती। 3-4 साल पहले जो अडानी बानी वहाँ की इन्होंने सेबों की खरीद शुरू करी 25 से 30 रुपए किलो के हिसाब से। वहाँ के छोटे किसान जो थे उनके जो AC वगैरह जो उनके गोडाउन वगैरह बनाए थे बढ़िया तरीके से, वो ख़त्म हो गए। जब जैसे जैसे धीरे किसान का वो AC गोडाउन ख़त्म हो गए तो वैसे वैसे इन्होंने सेब के दाम कम कर दिए और इस बार वो 15-16 रुपए में ख़रीदा, जिसमें लेडीज़ भी उनकी दुकानों पे अपने जाके अपना सेब लेके जाती थी। हमारे इस टाइम तो हमारा खर्चा भी नहीं आता। जैसे 2006 में बिहार में इन्होंने काले कानून की तरह कोऑपरेटिव घराने को मंडियां दे रखी हैं, वो अपनी मंडी में अनाज भी नहीं सुखा सकते। वो आपने फेसबुक मल्टीमीडिया से देखा होगा, वो अपनी मक्की धान जो भी मंडी में ले जाते हैं उसको किराया देना पड़ता है और सुखाने के लिए वो सड़कों पे अपना अनाज सुखाते हैं। तो ये हाल हुई है। तो ये कोरोना काल में ऐसे बिल लाए हैं जो उनको था भी कोई किसान बोलेगा नहीं, हम इसको दबाकर इनके ऊपर जैसे शुगर वाले को मीठा खिलाने वाली बात करी है तो रोज़ ये बात करता है आपके हक के लिए है। ये 2 ताज़ा उदाहरण जो इस बार 3 सालों से सेब की हिमाचल की मंडी का हाल हुआ है सबसे नीचे, और बिहार की मंडी का हाल सब देश के सामने है। जो आने वाले सभी देश के किसानों का यही हाल करना चाह रही है। जैसे कोऑपरेटिव घराने जो मोदी के 2 खुद अमित शाह जी और मोदी जी बिहार गुजरात से हैं और अडानी बानी जो गुजरात से हैं, चारों ये देश की मिली-जुली सब ये इनकी जो तिकड़ी चौकड़ी है ये इनको बर्बाद करने में तुली है, वो उनकी बात करते हैं और ये उनकी बात करते हैं। ये कानून आपके हक़ के लिए, अगर हक़ के लिए होते तो हम कहते हैं हक़ के लिए होते तो आज पहले किसानों के बीच में बैठ के बात करके तब ये काले कानून बनाते, तो फिर किसान को उसके फायदे नुकसान का पता भी होता। 10 महीने से अधिक हो चुके हैं आपको धरना स्थल पर बैठे हुए जी। तो अब तक क्या मिला? अब तक एक बात मिली है, जो संयुक्त किसान ऑल इंडिया का था उसकी जैसे कान खुल गए हैं भी। मोदी सरकार जो एक तो बड़ा भद्दा मजाक जो सब कौमों से करती थी, एक लड़ाने का काम करती थी। जब भी इलेक्शन आता था तो मंदिर मस्जिद को बांटने वाला काम करती थी। जो आज उनकी बातों में ये किसान कोई भी बुद्धिजीवी नहीं आएगा। जो आज किसान आंदोलन खड़ा हुआ है, ये किसान आंदोलन का ना होकर आज जन जन का आंदोलन बन चुका है। जो मोदी की चालें आगे आने वाले टाइम में ये फेल होगी, जो ये हर धर्मों को बांट कर ये अपनी राजनीति चमकाते हैं और इनको बांटो और राज करो वालों। और एक आपको और बात बता रहा हूँ, 1906 में एक गोरों की जब ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी तो तब आंदोलन चला था। उस टाइम आबादकारी बिल वो लेके आई थी, तो तब आंदोलन 9 महीने चला था। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने वो लहर चलाई थी, आंदोलन इतना हुआ वो 9 महीने चला। वो सरकार भी मान गई थी। 9 महीने बाद उन्होंने बिल वापस लिए और किसानों को उसके जीत का जो भी आंदोलनकारी थे उनका जो हक मांगा। तो आज 10 महीने 6 दिन हो गया है, तो इन्होंने मानना तो क्या है, किसानों से भद्दा मजाक किया है। अब 1-2 महीने से इन्होंने फ़ोन नंबर दे दिया, अभी हम फ़ोन नंबर आपको देंगे। एक फ़ोन कॉल की दूरी पे, आज तक उनका नंबर तो पता नहीं है, खाली बहानेबाजी जुमलेबाजी। कौन सा नंबर? वो कह रहे एक नंबर फ़ोन कॉल की दूरी पे मैं बैठा हूँ, मेरे से जब भी आके बात करो। लेकिन आजकल वो नंबर का नहीं पता भी कौन सा नंबर है कौन नहीं। हम अब ये भी कह रहे हैं भी आप MSP का कानून बनाओ तो क्लॉज बाई क्लॉज बात कर लो, लाइव चला दो, लेकिन इस बात पे भी नहीं आते।
उसके सब चालें फेल हो चुकी है। आज ऑल इंडिया का जन सब इकट्ठा हो चुका है। पहले जीएसटी लाए, उसके बाद नोटबंदी करी, तो उसके बाद जो जो थोड़ी बहुत कसर थी तो उन्होंने काले कानून लाकर सबको एक तरफ से नंगा करने वाली बात करी। जो जीडीपी सिर्फ किसान ने पिछले साल जीडीपी लगभग 29% जो आई, बाकी सब कारोबार में जीडीपी -3 में चली गई थी।